मित्रों नमस्कार। आज जो मेरा वीडियो है इसका विषय है माई लाइफ स्टोरी। माई लाइफ स्टोरी इज ए बुक ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय महेंद्र प्रताप सिंह राजा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में मैं आपको क्या परिचय दूं। एक क्रांतिकारी और साथ ही साथ एक राष्ट्रवादी विचारक रहे। उनके ऊपर मैंने पहले भी 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाया था जो उनके समग्र जो लाइफ है उसके ऊपर वो था, तो काफी बड़ा वीडियो हो गया था, तो हर विषय को कोई ज्यादा विस्तार नहीं दे पाया। मैं लगातार इनके बारे में पढ़ता रहा जब से मैं एमए का विद्यार्थी था, क्योंकि ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार स्वतंत्र भारत की सरकार, एक जैसे कहें अस्थायी सरकार जो है स्वतंत्र भारत की, वो अफगानिस्तान में बनाई थी। उसमें मैं भी बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा, उन्होंने अपना एक पुस्तक लिखी है जिसमें उनका समग्र जो उनके एक्टिविटीज रही हैं उन सब का है, और ऐसी वो जीवनी है, उस जीवनी को हर इतिहासकार को पढ़ना चाहिए। यदि उनकी जीवनी को पढ़ा जाए, आत्मकथा है उनकी, उस आत्मकथा को पढ़ा जाए तो उनका एक सही मूल्यांकन होता है, और उनसे हम ऐसे कौन से तत्व हैं जिनसे हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। अभी 2-3 साल पहले वे बहुत चर्चा में थे। चर्चा का कारण ये था कि कुछ जगहों से आवाज उठी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर रख दिया जाए, जिसका कोई ऐसा लॉजिकल बेस नहीं था, और इस तरह से लोगों ने उनको चित्रित किया गया जैसे कि ही वॉज ए काइंड ऑफ सम हिंदूवादी लीडर, जबकि वो ऐसा नहीं था। वो तो एक अलग ही विचार के व्यक्ति थे। तो मेरा जो उनके, जब से मैं पढ़ता रहा, फिर इत्तेफाक ये हुआ कि मैं एक रिसर्च वर्क कर रहा था जिसमें के लिए मुझे वृंदावन उस जगह जाना था जो राजा महेंद्र प्रताप का कर्मस्थली रही, जहां वो लंबे समय तक रहे। तो वहां जब मैं गया तो सबसे पहले केसरी घाट की जगह, केसी घाट है वहां यमुना किनारे वृंदावन में, वहां राजा महेंद्र प्रताप की समाधि है। सबसे पहले मैंने उस समाधि को देखा। मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, हम 2 लोग थे, एक मेरे विद्यार्थी थे, एक मैं था। तो हमने जब वहां देखा तो उस पर लिखा था पीटर पीर प्रताप। तो उन्होंने जो अपना नाम रखा, पीटर सिग्निफाइंग क्रिश्चियनिटी, पीर सिग्निफाइंग इस्लाम, और प्रताप सिग्निफाइंग हिंदू। तो उन्होंने अपना नाम रखा, जो उनका कई जगह उनके जो जितने भी जो वक्ष के वो जो स्टैचूज हैं, बस्ट स्टैचूज, उन सब में भी पीटर पीर प्रताप लिखा हुआ है। ये उनकी समाधि पे लिखा हुआ था। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी लगी, और जिस महल में वो रहते थे उस महल को उन्होंने एक महाविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया था। और उनके और बहुत कार्य थे, उनकी मैं गणना नहीं कराऊंगा, ना भी उनकी और गतिविधियों के बारे में मैं बात करूंगा। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उस अंग्रेजी में है वो, और वो पुस्तक क्या है, अब तो शायद उसका रिप्रिंट हो गया है, लेकिन मुझे रिप्रिंट नहीं मिला है, आउट ऑफ प्रिंट है। पहले मेरे पास उसकी कॉपी थी, किंतु अभी पिछले 2-3 साल से वो कहीं इधर उधर हो गई। तो अभी जो ये जो डिजिटलाइजेशन से एक फायदा हुआ, डिजिटाइजेशन से, कि अब हमको वे पुस्तकें जो आउट ऑफ प्रिंट हैं और रेयर बुक्स हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। तो इनकी जो ये जीवनी है ये archives.org करके गूगल पर मिल जाएगी, और इस पुस्तक को हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये केवल भारत के इतिहास के संबंध नहीं है, बल्कि ये विश्व के इतिहास से संबंध रखती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उनका 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, वहां से लेकर के और 1946 तक इन्होंने भारत से बाहर रहकर ही आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक वातावरण भारत के पक्ष में प्रस्तुत किया। तो ये जो पुस्तक है, इनकी टाइटल अंग्रेजी में माई लाइफ स्टोरी ऑफ 55 ईयर्स, मतलब एट द एज ऑफ 55 he wrote this book from December 1886, which was its month of birth, and the December 1941। और ये पुस्तक इन्होंने टोक्यो में रह करके लिखी, जहां इन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन एक कायम की थी, और उनका एक सपना था कि यदि दुनिया का एक फेडरेशन बन जाए, जितने भी राष्ट्रीयताएं हैं वे उस फेडरेशन के मेंबर्स हों, तो एक तो युद्ध तो हमेशा के लिए खत्म हो ही सकते हैं, क्योंकि जब एक ही फेडरेशन हो जाएगा तो फिर कोई सीमा विवाद नहीं रहेंगे। और भी अनेक चीजें उन्होंने अपनी किताब में इसमें लिखी हैं, और उस पर अपना नाम लिखा है महेंद्र प्रताप। राजा भी नहीं लगाया है, महेंद्र प्रताप, और ब्रैकेट में लिखा है राजा।
और फिर अपना जो दिया डेजिग्नेशन सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड, मानवता के पुजारी। तो इस तरह से ये जो उनकी किताब है, मेरे 55 वर्षों की जीवन कहानी, अगर हिंदी में उसका अनुवाद करें, बाकी मुझे अभी तक उसका हिंदी अनुवाद मिला नहीं है, संभवतः इसका हिंदी अनुवाद हो चुका हो। मेरी 55 वर्षों की जीवन कहानी, माई लाइफ स्टोरी ऑफ 55 ईयर्स, दिसंबर 1886 टू दिसंबर 1941। तो 1943 में ये बुक इन्होंने कंप्लीट की थी, 46 में ये इंडिया लौटे थे, और 47 में ये पुस्तक उन्होंने देहरादून से प्रकाशित की थी, जहां ये इनका स्थायी निवास था देहरादून में। और वहीं पे इन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन जो है उसका कार्यालय, मुख्यालय वर्ल्ड फेडरेशन का वहीं रखा, और बाकी चाइना में, जापान में, इंडोनेशिया में कई जगह इनके जो है सेंटर थे वर्ल्ड फेडरेशन के, और वो वर्ल्ड फेडरेशन के सेंटर इन्होंने ही कायम किए। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब ये जीवनी उन्होंने लिखी, इसके जो प्रीफेस लिखा है, यदि हम उस प्रीफेस को देख ले तो हमारे सामने उनका पूरा व्यक्तित्व उभर करके आ जाता है। तो मैं सिर्फ आगे बात करूं उसके पहले यही कहना चाहूंगा इतिहास प्रेमियों से कि वे इस पुस्तक को जरूर पढ़े, और इससे आधुनिक विश्व का इतिहास, मतलब 1914 से लेकर के और 19 मतलब दोनों विश्व युद्धों का समय का विश्व का इतिहास, विश्व का समाज और भारतीय समाज और भारत की राजनीति, इन सब के बारे में अच्छी सूचना एक शोध ग्रंथ के रूप में, उसको एक रिसोर्स के रूप में, हिस्टोरिकल रिसोर्स मतलब उसके स्रोत के रूप में उसका उपयोग हो सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी इस प्रेफेस में उन्होंने कहा कि मैंने ये पुस्तक ना तो अपने प्रचार के लिए लिखी है, ना मैंने जो कार्य किए उनको कोई हाईलाइट करना है या बताना है कि भाई मैंने बहुत बड़ा काम किया। मेरे सबसे बड़ा ये था कि मेरे ऊपर बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जो काशी के निवासी थे, और बाबू शिव प्रसाद गुप्ता एक बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं। उन्होंने भारत माता का मंदिर जो आज भी एग्जिस्ट करता है, जो मैंने देखा हुआ है बनारस में, तो भारत माता का मंदिर बनवाया। काशी विद्यापीठ जो गांधी जी के नाम पे है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ का निर्माण भी बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने ही करवाया। तो काशी के वो निवासी थे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति और लैंडलॉर्ड भी थे, स्वामी भी बड़े जमींदार थे। तो उनके ये मित्र थे राजा महेंद्र प्रताप। तो उन्होंने कहा कि भाई आप, वो कांग्रेस के नेता भी थे बाबू शिव प्रसाद जो हैं, बहुत लंबे समय तक ट्रेजरर रहे कांग्रेस के। तो उन्होंने सलाह दी कि आपने जो कुछ किया है आने वाली पीढ़ियों के लिए आप इसे जरूर लिपिबद्ध करके अपनी आत्मकथा के रूप में लिखें, ताकि लोग आपके विचारों से, आपके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सकें, और इससे बड़ा लाभ होगा। तो उन्होंने पहली बात ये कही कि मैं इसको लिखना नहीं चाहता था, बट ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ बाबू शिव प्रसाद गुप्त ऑफ काशी आई रोड दिस बुक, ये उन्होंने उसमें लिखा है। उसमें 3 बातों पर खास तौर पर बात की है उन्होंने। एक तो सबसे पहले उन्होंने मेरा धर्म उसी प्रीफेस में, और दूसरा उनका मेरा राजनीतिक सिद्धांत, और तीसरा है समाज के बारे में मेरा दृष्टिकोण। ये 3 आइटम उसमें स्पष्ट रूप से सबसे पहले लिखते हैं वो, माई रिलीजन, मेरा धर्म। उनकी एक अपनी समझ है, जबकि लोग क्या समझ रहे हैं उनके धर्म को अगर समझ लेंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं भी एक अलग से धर्म तो क्या कि हाँ एक पंथ चलाया था, इसका नाम ही प्रेम पंथ रखा था, और प्रेमाश्रम उन्होंने कायम किया था, जहां पे शाम को सामूहिक प्रार्थना होती थी, और उसमें कोई मूर्ति या मंदिर या कोई भगवान या किसी शास्त्र वगैरह का कोई मतलब उल्लेख नहीं था। मानवता को अधिक से अधिक कैसे प्रमोट किया जाए, यही उनका उद्देश्य था। तो सबसे पहला जो उन्होंने अपने पहले लिखा कि पर्पज ऑफ दिस बुक, क्यों लिखी पुस्तक, तो ये तो मैंने बाबू काशी प्रसाद जी के इंसिस्टेंस पर लिखी। सेकंड थिंग वो कहते हैं मेरा धर्म, उसी में आगे करते हैं। तो उनका ये कहना है कि जो सृजनात्मक शक्तियां हैं, क्रिएटिव फोर्सेस, और प्रकृति अथवा ईश्वर, वो मतलब ईश्वर को एक कोई ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं मानते, बल्कि वो एक सृजनात्मक शक्ति के रूप में मानते हैं, जो प्रकृति का ही एक रूप है। तो प्रकृति ने ब्रह्मांड, यूनिवर्स जो है वो मानव जाति के लिए सृजित किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बेनिफिटेड है इस यूनिवर्स से, इस पृथ्वी से, वो मानव है। तो ये जो है जो सृजनात्मक शक्तियां हैं, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो जिसे हम ईश्वर भी कह सकते हैं, उन्होंने ये मानव के लिए रचा है। दूसरी बात वो कहते हैं कि सभी धर्म जो है वो विचारों का समूह है, और उन जो विचारों का समूह है वो मानव जाति के कल्याण और खुशहाली के लिए ही दिए गए हैं। किंतु तुरंत वो प्रश्न उठते हैं, फिर प्रश्न उठता है कि इनके मध्य मतभेद क्यों हैं। तो आगे कहते हैं कि मतभेद इसलिए है क्योंकि विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न समय पर ही पैदा हुए धर्म, तो इसलिए इनके बीच में मतभेद होना स्वाभाविक है।
अब वो कहते हैं कि जितने भी धर्म है दुनिया में, हम अपने अनुकूल कोई भी एक धर्म जो है इसका चयन कर सकते हैं, या हम अपने जो है संतुष्टि के लिए, क्यों हमारा उद्देश्य जो है वो मानवता को सर्व करना है, और टू सर्व द ह्यूमैनिटी वी मे अडॉप्ट एनी काइंड ऑफ रिलीजन। कोई रिजिडिटी और कोई फिक्स्ड जो उसका स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, इसके बारे में वो एक बात कहते हैं। उनका कहना धर्म का जो उद्देश्य है, इसका असली तो यह है कि जो हर व्यक्ति है उस व्यक्ति का जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, उस स्पिरिचुअल हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए धर्म की आवश्यकता है। मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट को पूजना या किसी जो है इसके वर्सेस वगैरह को बार बार रिपीट करना, उसका कोई मतलब नहीं है। उनका सीधी सी बात यह है कि आध्यात्मिक मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो स्पिरिचुअलिटी मीन्स दो चीजें, एक तो होता है आपका मटेरियल वर्ल्ड और एक होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो आइडियाज एंड मैटर, तो मैटर और आइडियाज जो है इनका समन्वय है, और मैटर से आइडियाज भी आते हैं। इसलिए क्या है कि जो आइडियाज हैं वो प्रिजर्व रहे और हमारी जो सोचने की शक्ति है वो बनी रहे, इसलिए हम धर्म का पालन करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो लोग धर्म के को लेकर झगड़ते हैं संभवतः शायद ही वे धार्मिक होते हैं। उनका उन लोगों पर डाउट है जो लोग धर्म को लेकर के झगड़ते हैं कि वो धार्मिक भी है क्या। वो कहते हैं वो अधार्मिक ही ऐसे काम कर सकता है, धार्मिक व्यक्ति नहीं करेगा। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी लाइन उन्होंने लिखी, जो लोग धर्म को लेकर झगड़ते हैं वे शायद ही धार्मिक होते हैं। आगे वो लिखते हैं मेरा किसी भी धर्म के साथ झगड़ा नहीं है, क्योंकि मेरा धर्म सभी धर्मों को की एकता कायम करना है, एकात्मकता कायम करना है। उसमें जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है उनको लेकर के और एक से इकट्ठा करके मानव के हित में किस तरह से धर्म का उपयोग हो सकता है वो मैंने सोचा है। और अंत में लिखते हैं मेरा जो धर्म है, मेरा धर्म प्यार है, मेरा धर्म प्रेम है, माई रिलीजन इज लव। ये लास्ट में लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट जो देते हैं वो कि मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है। राजनीतिक दृष्टिकोण के बारे में कहते हैं सबसे प्रमुख बात तो यह है कि जो सरकारें होती हैं उन सरकारों का जो सबसे प्राथमिक कार्य है वो है अपने क्षेत्रों में शांति बनाए रखना। जबकि आज उस समय का वर्णन करते हैं, तथापि आज की सरकारें, सभी सरकारें बड़े पैमाने पर बुरी तरह शांति भंजक है, ये शांति को नष्ट करने वाली है, क्योंकि बिटवीन टू वर्ल्ड वार से सारा लिखा गया है। तो ये उन्होंने कहा, और इसका कारण ये है कि सभी जो सरकारें हैं वे एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण करना चाहते हैं, एक दूसरे के क्षेत्रों को हथियाना चाहते हैं। इसकी वजह से ये अशांति है। तो शांति जो है वो रहे, ऐसी सरकारें होनी चाहिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अशांति का जो कारण है वो जनसमूह की गलत शिक्षा और प्रशिक्षण है। उनको शिक्षा और प्रशिक्षण ऐसा दिया गया कि ये भूमि हमारी है, इसे हम जीत के रहेंगे, लेके रहेंगे, देख के रहेंगे। तो बोले ये जो है सोच ही गलत है, इसलिए इस अशांति का कारण यही है। और अब वो राजनेताओं के बारे में कहते हैं कि उनमें से ये जो इसका अशांति पैदा करते हैं राजनीतिक हितों के लिए, उनमें से कुछ निकृष्टतम तरह के लोग प्रशासनिक पदों पर बैठ जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। वे अपने समर्थक और अनुसरणकर्ताओं को जलदस्युओं के रूप में बदल देते हैं। पायरेट्स जो होते थे, समुद्री डाकू, उसके रूप में बदल देते हैं और उसकी छत्रछाया में वो लूट खसोट शुरू कर देते हैं। हमें प्राथमिक रूप से अपने ऊपर शासन करने के लिए ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए जो राजनीतिक सेवकों की तरह काम करें। वो अथॉरिटी नहीं हो, बल्कि वो सर्वेंट्स होने चाहिए। आगे वो लिखते हैं इनके बारे में कि वे धन संपदा का लालच नहीं करें और वे संपत्ति धारण करने की कोशिश भी नहीं करें। ऐसे लोग अगर शासन में रहेंगे कि जो धन संपदा का लालच ना करें और वे स्वयं धन संपदा जो है धारण करने की कोशिश, संपत्ति नहीं रखेंगे, वो पहली बात। दूसरा, वे मानवता की सद्भावना को ही अपना संपत्ति समझेंगे। कितनी मानवीय सद्भावना उन्होंने क्रिएट करी, ये उनका अपना जो है संपत्ति होगी। और वे मानवता की सेवा में समर्पित हों, मतलब एक राजनीतिक गद्दी है उसके लिए नहीं, बल्कि फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। और तीसरी बात देखते हैं, उनका जो असली काम है वो है मानवता को या मानव जाति को खुशहाल और प्रसन्न रखना और शांति बनाए रखना। तो इस तरह के त्यागी लोग राजनीति में होने चाहिए, जिनको धन का लालच ना हो, जिनके अपने गृहबंदी ना हो। वो गुट जो है समटाइम्स जो पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं समटाइम्स कहता हूं, आई एम नॉट इंडिकेटिंग एनी पर्टिकुलर पार्टी, बट मुझे लगता है कि समटाइम्स दे वर्क लाइक
बैंड्स ऑफ डकैट्स। तो उस तरह जो बैंड्स बन जाते हैं, समूह बन जाते हैं, वो एक दूसरे को कम करके सिद्ध करते रहते हैं। तो ये उन्होंने तीसरी बात कही। चौथी बात उन्होंने कहा कि मैं समाज के बारे में मेरा दृष्टिकोण क्या है। वो कहता है मैं हमारी मानव जाति की एकता में विश्वास करता हूँ। मतलब हमारे बीच में किसी तरह का जाति का, धर्म का, रंग का, रूप का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि अच्छी तरह जीने के लिए सभी पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार है। दूसरी बात कहते हैं, सोसाइटी के बारे में कह रहे हैं, जिन लोगों को प्रकृति एवं मानव समाज ने अच्छी बुद्धि और अच्छे गुण, सद्गुण दिए हैं, वे सभी मानव जाति के कल्याण हेतु अधिक से अधिक सेवा करें। आगे उसको और वो एलोबरेट करते हैं, वे सभी जिन्हें जन्मजात अथवा समाज से प्रतिभा मिली है, जिनके पास टैलेंट है, चाहे वो बाय बर्थ है या उन्होंने सोसाइटी से ग्रहण किया है, उसका उपयोग व्यक्तिगत हितों में करते हैं। वे दुष्ट, हेरा फेरी, मतलब गबन करने वाले लोग हैं कि वो जो है अपने हित में जो करता है, इस टैलेंट का उपयोग, प्रतिभा का उपयोग स्वयं के हित में करता है, वो गलत लोग हैं। उनको समाज के हित में एक सब कुछ करना चाहिए। फिर आगे बताते हैं, वो सभी कोशिश करें कि सत्य जीवित रहे। समाज में सब लोग ये कोशिश करें कि सत्य जीवित रहे, ताकि व्यक्तिगत और समूहगत, मतलब जो बैंड्स हैं वो और इंडिविजुअल्स के जो अहंकारी संपत्तियों के धारक हैं, वो शैतानी आक्रमणों से मानव के को मुक्त रखा जा सके। वो तभी मुक्त रहेगा जब सत्य जीवित रहेगा। अगर सत्य नहीं जीवित रहेगा तो अन्याय बढ़ेगा। न्याय और सत्य का सीधा संबंध है। तो जो लोगों के ऊपर ये जो फर्जी संपत्ति धारक लोग हैं, ये शैतानी आक्रमण करते हैं, तो ये तभी संभव होगा जब समाज में समानता कायम हो। बिना समानता के संभव नहीं, वरना तो अशांति रहेगी। फिर आगे वो बात करते हैं कि जो सोसाइटी में जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को उनको सही ड्यूटीज सौंपें, और सही ड्यूटी सब सौंपेंगे जब उनके गुणों को और उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो जितना भी उनका गुण है जो उनमें, या उनमें जो कौशल है, उन सब का उपयोग जब समाज के हित में करना हो, तो उसके तदनुसार ये ड्यूटीज सौंपी जानी चाहिए। तभी व्यक्तियों के आपसी टकराव कम हो सकते हैं। आगे सभी कहते हैं, यदि सभी विद्यमान समूह, या समूह से मतलब उनका है कि एक राष्ट्र भी अपने आप एक समूह है, तो जितने भी एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं वर्ल्ड वाइड, उन सबको एक कॉमन फेडरेशन में संगठित करके करें, ताकि समूहों के संघर्ष के कारण को खत्म ही किया जा सके। जो समूहों के संघर्ष है वो इसलिए हैं क्योंकि सब अलग अलग हैं। अगर वो एक हो जाते हैं, एक फेडरेशन हो जाता है, वर्ल्ड फेडरेशन, तो उस वर्ल्ड फेडरेशन की जो है वो अपने आप में जो संघर्ष है समूहों के और व्यक्तियों के, उस संघर्ष का कारण खत्म हो जाता है। ये वो करते हैं। आगे वो अपने बहुत चीजें लिखते हैं, वो तो मैं अगले इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक बात जो मुझे बड़ी मार्मिक लगी, उन्होंने एक बात कही कि वे स्वयं एक स्ट्रक्चर्ड रिलीजन में विश्वास तो नहीं करते थे, किंतु भारतीय संस्कृति में उनका पूरी आस्था थी, और वो तीर्थ स्थानों पर भी गए, लेकिन उन तीर्थ स्थानों पर अपने हिसाब से अपने एक उद्देश्य लेकर गए। वो कोई भगवान की कृपा के लिए या ढोक देने के लिए या कोई फोटो खिंचवाने के लिए नहीं गए, बल्कि वो गए इसलिए कि भाई जिस तरह से लोग अट्रैक्टिव हो रहे हैं, तो देखो सिर्फ किस तरह के लोगों का बिहेवियर है, वो सब अपनी स्टडीज के लिए एक तरह से। तो वो एक यात्रा पर निकले थे अपने भाई बलदेव सिंह के साथ, और वो यात्राएं करते हुए साउथ की ट्रवनकोर वगैरह आते हुए वो बॉम्बे पहुंच गए। इत्तेफाक ये था, उसी समय उनकी माताजी भी बॉम्बे पहुंची हुई थी। उनकी अपनी मंडली थी, अपनी टोली थी, उनकी जो सखियां थी, जो अपने धर्म के यात्राओं में चलते थे, रॉयल लोग थे, तो उनके साथ भी 10-5 नौकर, तो साधारण सी बात थी, नौकर उनके साथ चलते थे। तो उनकी पता चला कि उनकी माताजी अभी बॉम्बे में है, बॉम्बे से द्वारका जाना चाहती है वो। तो ये जो है बॉम्बे पहुंचे। बॉम्बे से द्वारका के लिए इन्होंने अपना एक छोटा कहिए कि जहाज किराए पे लिया, और उससे ये द्वारका पहुंचे। जब द्वारका पहुंचे तो वो लिखते हैं ये महेंद्र प्रताप कि द्वारका पहुंचने पर वहां के पुजारियों ने हमको घेर लिया। क्योंकि जिस तरह जाइए किसी भी तीर्थ स्थान पर, अब पता नहीं क्या स्थिति है, लेकिन मैं भी कहीं गया हूँ जहाँ कई पुजारी लोग आ जाते हैं, हम पूजा करवाते हैं, हम दर्शन करवाते हैं, हम जो भी करवाते हैं, ये सब करके। तो वो सब तो इन्होंने कहा कि भाई थोड़ा
तसल्ली करो, बात करते हैं। तो उसमें एक पुजारी ने पूछा उससे कि आप किस जाति के हैं? तो महेंद्र प्रताप कहते हैं, मैंने उसे कहा आई एम ए स्वीपर, मैं स्वीपर कास्ट का हूं। तो उन लोगों ने कहा फिर तो तुम मंदिर को विजिट नहीं कर सकते, आप मंदिर में जा ही नहीं सकते। मैंने जोर देकर कहा, वो महेंद्र प्रताप कहते हैं, यस आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मंदिर देखूंगा भी नहीं। ये उनके बीच में एक जो है बातचीत हुई। फिर आगे वो लिखते हैं कि हम जो वहां ठहरे थे द्वारका में, जो द्वारका जो था उस समय बड़ौदा के गायकवाड़ जो रियासत थी उनके अंतर्गत था, और द्वारका में एक प्रशासक नियुक्त किया हुआ था, इसको इन्होंने गवर्नर लिखा है। वो प्रशासक वहां रहता था जो लॉ एंड ऑर्डर के अलावा मंदिर का भी चीफ मैनेजर होता था, चीफ ट्रस्टी तो नहीं, चीफ मैनेजर हुआ करता था। तो ये जो है बड़ौदा राज्य का गेस्ट हाउस था वहीं द्वारका में, उसमें डाक बंगला था, डाक बंगला लिखा है इन्होंने, उसमें ये ठहरे हुए थे। तो जो उनकी माताजी उनकी पार्टी थी, उन्होंने तो पुजारियों को खूब पैसा वैसा भी दिया, दर्शन करने भी गई, लेकिन ये स्वयं नहीं। उन्होंने कहा मैं नहीं गया, मेरे माताजी और उनकी जो मंडली थी वे सब दर्शन किए, पुजारी लोग बहुत खुश हुए उनको दक्षिणा पा करके, लेकिन मैं नहीं गया। वहां के गवर्नर ने, जो मंदिर का मुख्य प्रबंधक था, उसने मुझे एक ऑर्थोडॉक्स टाइप के भोजन पर आमंत्रित किया, और जब हम भोजन कर रहे थे तो उसने मेरी मंदिर नहीं जाने के बारे में कुछ कहा। जब उन्होंने कुछ बोला तो मैंने कहा कि आई डोंट केयर टू विजिट टेम्पल बिकॉज व्हेन इट इज गार्डेड बाय द पीपल हु हैड नो रिगार्ड फॉर ह्यूमैनिटी। जो मानवता के लिए कोई सम्मान नहीं रखते, मैं स्वयं भी उस मंदिर को नहीं देखना चाहता, जिसके जो गार्ड्स हैं, जो उसको गार्ड कर रहे हैं, चाहे पुजारी हैं चाहे वहां के और कर्मचारी हैं, ऐसे लोगों के द्वारा गार्डेड है कि जिनको मानवता का कोई बिल्कुल उनको कोई सम्मान ही नहीं है। तो आप देखिए उससे उनकी उस भावना का पता चलता है कि किस तरह से, क्योंकि वो उनके बारे में मैंने और भी पढ़ा आगे कि उन्होंने उत्तराखंड में एक टमटा कम्युनिटी होती है जिनको लोग अछूत मानते हैं, टमटाओं के साथ भी भोजन किया। उन्होंने इलाहाबाद में स्वीपर्स के साथ भी भोजन किया। ये इसलिए नहीं कि उस समय कोई वोट पॉलिटिक्स थी, वोट पॉलिटिक्स तो नहीं थी, लेकिन वो एक रिफॉर्म चाहते थे, सोशल रिफॉर्म चाहते थे, वो ह्यूमनिटी में रिफॉर्म चाहते थे। और वो उनका मानना था कि भाई जो ह्यूमन बीइंग है ये ऐसी वो है रेस कि इसमें देवीय गुण भी खूब हैं, लेकिन जो राक्षसी गुण हैं वे अधिक बलवती होने के कारण उसकी जो देवीय गुण है उनको दबा देते हैं। तो किस तरह से हम मानवता की सेवा करें, सब करें। तो आगे वो लिखते हैं कि फिर भी मैंने उस गवर्नर को, क्योंकि उन्होंने हमें रुचि दिखाई, तो उन्होंने भोजन पर आमंत्रित किया, तो हमने उनको फिर भी धन्यवाद दिया और हम वहां से निकल गए। तो आप भी देखिए बड़े सहज रूप में बात कर गए, कह गए, सब बात हुई। तो इस तरह से ये जो महेंद्र प्रताप हैं, इनकी पुस्तक जो स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो है, एक महत्वपूर्ण कृति है, इसे हमें पढ़ना चाहिए और राजा महेंद्र प्रताप इनके बारे में और अधिक से अधिक जानना चाहिए। क्योंकि मेरा जिसके पहले जो 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था वो काफी लोगों ने देखा, काफी लोकप्रिय भी रहा, एप्रिसिएशन भी मिला, लेकिन उसमें बहुत चीजों को एक साथ समेट दिया था। आज मैंने केवल ये जो इनकी पुस्तक है, इस पुस्तक के प्रीफेस के ऊपर ही मोर और लेस, क्योंकि ये तो एक द्वारका का एक वृत्तांत ले लिया उनकी पुस्तक में आगे से, बाकी जो जितना भी उनका है, इस किताब जो इनकी किताब है, इसके जो प्रीफेस है उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि 2-3 पेज में उन्होंने अपने सारे दर्शन को, जीवन दर्शन को इसमें समाहित कर दिया है। मित्रों धन्यवाद। और मैं अंत में ये कह रहा हूं कि आप मेरे वीडियोस देखें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वे सब्सक्राइब करें, और निरंतर जो आपका सहयोग बना हुआ है वह सहयोग बना रहे। और आप सबके पास आजकल एक कंप्यूटर है या मोबाइल है, इस पे माई लाइफ स्टोरी ऑफ 15 ईयर्स बाय ऑटोबायोग्राफी बाय राजा महेंद्र प्रताप, इसको जरूर पढ़ें और इससे कितना आप लाभान्वित हो सकते हैं। क्योंकि ये केवल परीक्षाएं पास करने के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, एक सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग बनने के लिए भी उनके इस दर्शन को समझना चाहिए। इसमें ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं विच कैन बी अडॉप्टेड बाय अस। तो ये आज का धन्यवाद, नमस्कार।